हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ा था और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब जो हमने एक शेड्यूल पढ़ा हुआ था, अब उसी के बाद क्या होता है, जो शेड्यूल में जो हमने टेबल्स बनाई थी, जो हमने एक पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे देखी थी। अब उसी को ही लेते हुए हम वही सेम एग्जांपल लेते हुए देखेंगे हम डिमांड कर्व कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप का मतलब क्या है, डिमांड कर्व इज़ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो जो डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक कंज्यूमर कैसे डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांड करता है, तो वो उस जो टेबल्स को हमने जो टेबल फॉर्म्स में शेड्यूल बनाया था, उसको जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफ वे में उसको शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व बोलते हैं। तो हम जो हमने एग्जांपल देखा था, उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे दोबारा हम एक ग्राफ में शो करेंगे और देखते हैं इसको। लेट्स वी डिस्कस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer ready to buy at different possible prices of a commodity by at a different point of time। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमने क्या देखा था, जब एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिमांड करता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने वो सारी जो पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड थी, उसको हमने एक टेबल फॉर्म में देखा था। अब हम वही टेबल फॉर्म, वो जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा वहाँ पे दिया था, हम उसी को जब ग्राफ में देखते हैं तो सेम थिंग वहाँ पे क्या शो होती है कि एक कंज्यूमर डिफरेंट प्राइसेस पे जब उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांड करता है, उसको जब हम एक इंडिविजुअल कर्व पे शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब एक वन पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात होती है, जैसे वहाँ पे वन पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही थी, तो हमने एक डिमांड शेड्यूल बनाया था कि सिर्फ एक प्रोडक्ट्स को लिया था एक्स को, और वो एक्स प्रोडक्ट को एक्स प्राइस पे डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड करता है। वैसे ही यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को डिमांड करता है, और एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर बायर जब डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिमांड करता है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है। अब हम इस बात को और जो जो एग्जांपल हमारे पास है, उस एग्जांपल को एक हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने एक पहले एग्जांपल देखा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, उसी एग्जांपल को हम उसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि हम एक डिमांड कर्व को कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ये आपका दिया हुआ वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स दी हुई है। तो हमने देखा था जब प्राइस आपका क्या था, 1, जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 4। इसी तरह जब प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, हम इसको यहाँ से जोड़ते जाएंगे। ठीक है। अब जब प्राइस 3 हुआ तो क्वांटिटी रिड्यूस हो कितनी हो गई, 2 हो गई। उसी तरह जब प्राइस 4 इंक्रीज होता है तो डिमांड रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे। ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पूरी। तो ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व। ये जो पॉइंट्स हैं आपके 1 A B C और ये आपका D। तो इस तरह से हमारी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जनरेट होती है। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था जब एक शेड्यूल बनाया था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में, हमने देखा था कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 4 था तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करता है, क्वांटिटी 1। फिर जैसे ही प्रोडक्ट रिड्यूस होकर 3 होता है तो उसकी जो डिमांड इंक्रीज होती है 2 हो जाती है।
जब प्राइस और रिड्यूस होगा तो क्वांटिटी 3 हो जाएगी इंक्रीज होके, और जब प्राइस 1 हो जाएगा तो क्वांटिटी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये डिक्रीज़ पे अगर हम उसको उल्टा भी ले सकते हैं, जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, जब प्राइस इंक्रीज होकर 2 होता है तो क्वांटिटी 3 हो जाती है, और जैसे ही प्राइस फिर इंक्रीज होकर 3 होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो जाती है, और जब प्राइस इंक्रीज होकर 4 हो जाता है तो क्वांटिटी 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। तो ये जो इन पॉइंट्स को जो हम ऐड करते हुए पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये डिमांड जो लाइन बनती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ वी लेट्स से अ मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में हमने क्या देखा कि जैसे कि हमने जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, जब कंज्यूमर 1 से ज़्यादा हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 2 कंज्यूमर लेके चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कंज्यूमर ए की डिमांड और कंज्यूमर बी की डिमांड, जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड कर्व बन जाती है। क्योंकि जब हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं तो जब वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है डिफरेंट प्राइसेस पे, तो वो उसकी एक इंडिविजुअल डिमांड होती है। लेकिन जब कंज्यूमर बढ़ जाते हैं, जैसे कि हम एक मार्केट की बात करते हैं, वो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, तो हम सभी की अगर डिमांड को ऐड कर दें तो हम कहेंगे कि मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ टोटल डिमांड की बात होती है कि किसी प्रोडक्ट की मार्केट में टोटल डिमांड कितनी है। तो उसको हम एज एग्जांपल में हम 2 कंज्यूमर लेके चलते हैं। तो मार्केट डिमांड कर क्या है, जैसे कि देखा एक कस्टमर है, एक बायर है, उसकी डिमांड का जैसे हमने देखी कि 4 पे 1 क्वान्टिटी को डिमांड करता है, 3 पे 2 करता है, 2 प्राइस पे 3 क्वान्टिटी डिमांड करता है, 1 प्राइस पे 4 करता है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है। उसी तरह एक बी है, जो बी कंज्यूमर है, वो क्या करता है, वो भी प्राइस उसका 1 था तो 5 थी उसकी डिमांड, जैसी प्राइस इंक्रीज 2 हुआ तो डिमांड 4 हो गई, फिर प्राइस 3 हुआ इंक्रीज होके तो डिमांड 3 हो गई, और जैसी डिमांड प्राइस 4 होता है तो डिमांड 2 हो जाती है। अब हम इन दोनों ही कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर लेंगे, जैसे कि हम ऑलरेडी मार्केट शेड्यूल में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखा कि जो इसकी 4, इसने 1 पे 4 डिमांड की, 1 प्राइस था तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड 4 थी, तो हम इनको ऐड करेंगे। इन दोनों की डिमांड को ऐड करने के बाद हम क्या बनाते हैं, एक मार्केट डिमांड कर्व बना लेते हैं। आप जो पहले वाला एग्जांपल था मार्केट डिमांड शेड्यूल का, उसके अकॉर्डिंगली इसको बनाएंगे। तो हमने देखा कि प्राइस 1 2 3 4, तो हमने दोनों ही कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर लीजिए, 5 और 4, तो हो गया 9। 1 प्राइस पे, ये 1 प्राइस पे डिमांड करता है 5, और ये 1 प्राइस पे डिमांड करता है 4, तो दोनों की ऐड करके 9 हो गई 1 पे। वैसे ही जब प्राइस इंक्रीज होता है 2, तो कंज्यूमर बी डिमांड करता है 4 और कंज्यूमर ए डिमांड करता है 3, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, हो गया 7। ठीक है, 2 प्राइस पे 7 डिमांड है। वैसे फिर 3 और 2 हो गया 5, और 2 और 1 हो गया 3। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट डिमांड में क्या कर रहा है हमने, कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड को ऐड करके हम मार्केट डिमांड कर्व बना सकते हैं। तो इस तरह से जो इन पॉइंट्स को जोड़ती हुई जो लाइन हम बनाएंगे वो क्या होगी, मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व को आसानी से बना सकते हैं अपने डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जो भी डिमांड शेड्यूल हमारा दिया होगा, अगर हमको एग्ज़ाम में ऐसा दिया होता है कि डिपिक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन अ ग्राफिकल वे, अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन जो भी डिमांड शेड्यूल दी है उसको अगर हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं, तो हम डिमांड शेड्यूल में जो भी प्राइसेस दिए होंगे और जो डिमांड दी होगी उससे हम इंडिविजुअल डिमांड का भी बना सकते हैं और मार्केट डिमांड का भी बना सकते हैं।